ओके, तो आप सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपने टॉपिक्स को कैसे हिट करना है, आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़नी, जैसे कि मैंने बताया आपको, दोबारा से बता दे रहा हूँ। आपने शुरू करना है पढ़ना सीधा किससे, एलएचसी से, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कैसा है, डायग्राम, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को, PS1 PS2, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर, वो सारा सब चीजें पढ़ेंगे आप। फिर आप सीधा आ जाएंगे जेड स्कीम पाथवे पे, ठीक है, जिसको हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। और साथ ही आप पढ़ लेंगे क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कि पानी कहाँ पे टूटता है, कैसे टूटता है, क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई देता है कि नहीं देता है, सारी बातें पढ़ लेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, याद है ना, जिसमें ETS ATP की फॉर्मेशन होती है, वो सब आप उसमें देखेंगे। फिर आप आगे आ जाएंगे, ये पार्ट 1 हो गया फोटोसिंथेसिस का, पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। फिर आप आएंगे किसे, पार्ट 2 वाले कॉन्सेप्ट पे। इसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में इसमें आप पढ़ेंगे हमारे पास कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इसके 3 पॉइंट्स हैं और एक डायग्राम है। डायग्राम बीच में दे रखा है, उसको आप देखेंगे, लैमेला वाला डायग्राम है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन वाला, वो आप देख लेना, ठीक है। 3 पॉइंट्स है, उसको पढ़ लेना कि हाइड्रोजन आता है, ATP फॉर्मेशन होती है, इतना पार्ट खत्म हो जाता है। ये हुआ दूसरा पार्ट, एक ही टॉपिक है दूसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट जब हमारे पास आता है, उसमें हमारे पास आती है क्या, साइकिल्स वाली पार्ट, ठीक है। तो साइकिल्स में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे हमारे पास ये क्या होती है, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल पढ़ेंगे आप, केल्विन साइकिल के स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसकी आप वो पढ़ेंगे क्या, थर्मोकेमिस्ट्री, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स आपने दिए, कितने मॉलिक्यूल्स आपको मिले, कितनी ATP लगी, कितनी ATP बनी, वो सारी जो बातें हैं वो सारी आप पढ़ेंगे, ATP NADPH के बारे में। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे और पढ़ेंगे C4 साइकिल को, हैटन सेलेक्ट पाथवे को, वो आपने ढंग से पढ़ना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का ध्यान रखना। और C4 के साथ ही, C4 साइकिल के साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा रुबिस्को के बारे में, बंडल शीट और मेसोफिल सेल्स के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। फुल फॉर्म पढ़ जाना, RUBP की फुल फॉर्म अलग होती है और रुबिस्को की फुल फॉर्म अलग होती है, उसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये कंप्लीट होगा, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। और जब आप इन साइकिल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे होंगे, तो आप इनके प्लांट्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है जी। आ जाओ आगे, इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें पढ़ते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बारे में, फोटो रेस्पिरेशन, आप थोड़ी सी बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, रुबिस्को कैसे एफिशिएंसी कम, सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस या कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे रुबिस्को की एफिशिएंसी को कम कर देती है, आपने ये पढ़ना है। फिर आपने पढ़ना है आगे चल के केम पाथवे के बारे में, ठीक है, कि केम पाथवे क्या होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाएगा। और लास्ट में पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें आप टेम्परेचर, सनलाइट और वाटर के बारे में पढ़ते हैं, वाटर मतलब ह्यूमिडिटी के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ये टॉपिक करने के बाद आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आएंगे किस पे, आगे के अगला जो चैप्टर है, हम आपके पास रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन प्लांट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें आपको क्या पढ़ना है ये सुन लो आप। सबसे पहले आप पढ़ोगे उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। किसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। एक बहुत ही लंबा है प्रोसेस है, आपको मैंने समझाया है क्लास में, आपको मैंने याद करवा दिया था। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, याद है ना पूरा का पूरा। 2 पार्ट में पढ़ाया था, एक पेइंग फेज, एक पे ऑफ फेज। कहाँ पर ATP अंदर जाती है, कहाँ पे ATP निकलती है, टोटल कितनी ATP बनती है, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, सारी बातें आपने याद रखनी है। और कौन कौन से एंजाइम्स में इन्वॉल्व, जैसे हेक्सोकाइनेस मैंने आपको बताया था कि एक एंजाइम होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये सब आपने चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो गई, ये अपने आप में एक टॉपिक था, खत्म हो गया। अब आप अगले टॉपिक पर आओगे, अगले टॉपिक में पढ़ोगे इस बारे में फर्मेंटेशन के बारे में, कि जो पायरुविक एसिड निकला है इसको आगे क्या होने वाला है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या आपके पास इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। तो 2 टाइप की फर्मेंटेशन आ जाएगी, लैक्टिक एसिड वाली फर्मेंटेशन और ये आपके पास प्लांट्स में जो फर्मेंटेशन होती है इसमें इथेनॉल बनता है, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जाओगे किस पे, लिंक रिएक्शन पे। आपको मैंने पढ़ाई थी लिंक रिएक्शन। इसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है या टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ोगे, जो आपके पास है क्रेब्स साइकिल। कौन सी है, क्रेब्स साइकिल। लिखते रहो भाई फटाफट स्पीड में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में आपने आना है और क्रेब्स साइकिल आपने पढ़नी है सही तरीके से। जैसे आपको पढ़ाई है, फॉर्मूला दिया था आपको मैंने कास्मो वाला, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ऊपर से वो गिरता है 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। याद है वाली बात आप लोगों को। फिर ATP, इसमें ATP और NADH, इसमें ATP, इसमें ATP, इसमें NADH और GTP, फिर इसमें JDP और
ठीक है ना। फिर इसमें FADH2, याद है सारी बातें आप लोगों को, मेरे को कोई ऐसे बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब आपने करना है। इसके बाद एक पूरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये जो काम हो रहा है इसकी एक कंप्लीट रिएक्शन आती है, मैंने लिखवाई थी आपको, याद है। बड़ी रिएक्शन वो आपने पढ़नी है, उसको याद करना है, ठीक है। इतना पार्ट हो जाएगा, फिर आप बढ़ जाएंगे कहाँ पर, आगे। और आगे बढ़कर आपने ETS पढ़ना है, जैसे कि आपको ने बताया है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना, NCERT का कोई डायग्राम नहीं पढ़ना ETS के लिए आपको। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। क्या पढ़ने? कॉम्प्लेक्स के नाम और वो क्या काम करते हैं, वो किस चीज को किस में कन्वर्ट करते हैं। बताओ यार, हो जाएगी इतनी बात? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर इसमें जैसे बुक में किस चीज के रिलेटेड पैराग्राफ लिखा है बट आपने उसका फ्लो चार्ट करके बताया, तो अगर हम उस फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो फिर नंबर कटेंगे? एग्जाम में? कट यस सकते सर। हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, क्यों नहीं कट सकते। टीचर का आएगा ना, क्योंकि पूरी दिल्ली में स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ा रहा है ना, स्कूल के टीचर्स अलग अलग पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जिस हिसाब से पढ़ाया होगा अलग पढ़ाया होगा, या जिसको कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा हो तो NCERT की बुक से ही पढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें टीचर या एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो इस बात की आपसे उम्मीद करता है कि आप NCERT के हिसाब से चीजों को लिखें, ठीक है। आप NCERT के हिसाब से चीजों को लिखें। तो आपको जो चीजें मैंने फ्लो चार्ट में बता दी हैं, आप वो फ्लो चार्ट बना दो, फटाफट बना लो उस फ्लो चार्ट को। क्योंकि अगर कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है इसमें मैंने कोई चीज फ्लो चार्ट में पढ़ाई है, इसका मतलब वो टॉपिक बड़ा था, इसका मतलब कि उस टॉपिक से 5 नंबर से नीचे का सवाल नहीं आएगा। 5 नंबर का सवाल आता है तो आप पहले फ्लो चार्ट मेरा बना दो, ठीक है। अब टीचर से आप ये उम्मीद मत करोगे टीचर उस फ्लो चार्ट को देख के समझेगा कि आपने क्या लिखा है वहां पे। अब आप उस चीज को नीचे एक्सप्लेन कर दो फटाफट फटाफट लिखते हुए, ठीक है। हो सकता है कि 5 नंबर का सवाल करने में वो 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट भी लग जाए, पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है ऐसी, ठीक है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर 5-5 नंबर के 2 सवाल अगर आपने कर दिया तो आपको 10 नंबर का पेपर खत्म हो गया, ठीक है। और मैं मतलब क्या कहते हैं, और कितने 45 नंबर का पेपर आना है, कितने नंबर का पेपर आना है आप लोगों का? 70 नंबर का ही आना है पूरा ये वाला? 40 का पेपर आना है यार, ठीक है। 2 सवाल 10-10 नंबर के आपने कर दिए तो 1/4 पेपर तो खत्म ही कर दिया आपने आधे घंटे में, है ना। तो उस हिसाब से सोचो तो वो अच्छी चीज है। 3 नंबर में भी अगर कोई टॉपिक पूछ लिया जाता है जो चीज मैंने फ्लो चार्ट में समझा रखी है, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 3 नंबर में फटाफट फ्लो चार्ट बनाओ जो मैंने बताया, क्योंकि आपने तो दिमाग में तो आपने मेरे फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ा है ना, या नहीं पढ़ा तो रट्टा मार के तो वही जाओगे अब जो मैंने पढ़ा रखा है, ये तो करोगे। नहीं सर, फ्लो चार्ट के फॉर्म में फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपने लिखा हुआ है उसको क्या करना है, उसको आप नोट कर लें और मतलब आंसर शीट पे अपनी उतार लें, और उतारने के बाद उसको नीचे एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। टीचर से उम्मीद ना करें कि वो आपके फ्लो चार्ट को देख के समझेगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। अगर आपको 5 में से 5 नंबर चाहिए, 3 में से 3 नंबर चाहिए, तो आपको फ्लो चार्ट ही बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। समझे ये बात? ठीक है, ये हुई एक बात। अब क्या कह रहा था मैं आपको, कौन सी साइकिल चल रही थी लास्ट में? क्रेब्स साइकिल। ETS बताया था। ETS था सर। ETS, हाँ ETS खत्म हो गई। ETS के बाद आप पढ़ोगे इसको, एक डायग्राम याद है आपको, मैंने पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, जहाँ पे वो F0 पार्टिकल लगा हुआ है, H आ रहा है, और याद नहीं ATP बन रही है, ATP सिंथेस वाला, भूल गए, मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रखा है, देखना एम्फिबॉलिक पाथवे से पहले, ठीक है। चलो खैर छोड़ दो, ठीक है, उसको पढ़ लेना मेरे भाई, छोड़ना मत, पढ़ लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ोगे किस पे, आखिरी टॉपिक रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ। गलती से भी मत छोड़ जाना, पक्का डेफिनेशन आएगी, ये फुल फॉर्म एक्सपेंड करने के बोलेगा कि व्हाट इज RQ, और वो पूछ लेगा कि आपके पास ट्राइपाल्मिटिक एसिड या आपके पास ग्लूकोज या ये फलाना जो हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है ना, इसकी RQ कितनी होती है। तो आपको पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इनकी RQ अलग अलग होती है, 1.9, 0.7, है ना। और जो ऑर्गेनिक एसिड होती है इनकी RQ क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 2 होती है, ऐसे बढ़कर आती है। तो भैया ये पढ़ लेना, ठीक है। अब बात रही इसकी, अब बात रही आखिरी टॉपिक जो है प्लांट फिजियो का, कौन से वाला, हार्मोन्स। कौन सा? हार्मोन, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स प्लांट वाला। ग्रोथ एंड हार्मोन। तो पूरा ही चैप्टर कट गया, तो उसमें सिर्फ हार्मोन्स वाला पार्ट बचा हुआ था। यस सर, वो तो इजी है, वो तो वो तो इजी है, तो अच्छे से आपको लर्न। हार्मोन्स मैंने लिखवा रखे हैं, 1 2 3 1 2 3 करके सारे हार्मोन्स भी लिखवाए हैं और उनके रोल्स भी लिखवाए हैं, फंक्शंस भी लिखवाए हैं, है ना। तो वो आप यस पढ़ सर। लो, ठीक है। उसको आप एक पेज पे लिख लो, मतलब एक पेज पढ़ लो, जैसे कि कॉपी के बीच में से आपने ऐसे करके एक पेज निकाल लिया, सही है। छोटा छोटा ना इसी पेज पे ऐसे करके छोटा छोटा लिख डालो, एक ही पेज पे सब कुछ एक ही पेज पे लिख डालो, ठीक है जी। यस सर, शॉर्ट में। शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ना बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या जब भी आपका पेपर है, मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा का पूरा जो
जैसे 7 चैप्टर है तो आपके हाथ में ना 7 पेज होने चाहिए, 7 पेज, ठीक है, मतलब 7 शीट्स होनी चाहिए और हर शीट में एक पूरा चैप्टर होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर गए तो बायो में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे अभी के अभी। 1 पेज नोट्स। 1 पेज नोट्स, 1 मतलब फुल चैप्टर इन 1 पेज, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी वो बनाती थी, ठीक है ना, अभी वो आरएमएल में है। आरएमएल जानते हो? यस सर, रामन। यस सर। एडमिट नहीं है वो, हाँ सर, पता है। ठीक है, चलो बढ़ जाए आगे। तो यार ये हो गई बात। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक बचता है किसका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला। तो वो कैसे करना है आपने, यार वो टॉपिक तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ना, विद ईच डायग्राम। फिर बता देता हूँ, माइटोसिस में 4 फेज पढ़ाए थे मैंने आपको, और 4 फेज के लिए आपको मैंने 2-2 लाइनें लिखवाई थी, प्रोफेज के लिए, मेटाफेज के लिए, एनाफेज के लिए और टीलोफेज के लिए, याद है? यस Yes, सर। डायग्राम के साथ लिखवाई थी। डायग्राम तो कुछ अलग था नहीं, सेंटर में स्प्लिट होगा तो पता लग जाएगा कि एनाफेज है ना। अगर यस सर। अगर बाइवैलेंट्स या क्रोमोसोम्स ऐसे लगे हुए नजर आ रहे हैं तो पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेज है, सेल इक्वेटर पे लगे हुए हैं तो पता लग जाएगा मेटाफेज है ना। यस सर। अगर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करती हुई नजर आ रही तो पता लग जाएगा प्रोफेज है। यस सर। अगर 2 न्यूक्लियस बनकर अंदर नजर आ रहे हैं और डीएनए ने अपनी आइडेंटिटी ऐसे लूज कर दी है, ऐसा डिस्क्रीट एलिमेंट, तो समझ आ जाएगा कि क्या है वो, टीलोफेज है, ठीक है। टीलोफेज। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपने करना ही करना है, मतलब इसके लिए तो कोई आपको वही नहीं दे रहा मैं, क्या कोई लीनियंसी नहीं, ठीक है, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा क्या करना है कि अगर इस टॉपिक से कोई और सवाल ऐसा आ जाए जो आप अटक जाओ माइटोसिस या माइटोसिस से पहले, तो 2 चीजें ऐसी बन सकती हैं। एक बन सकता है वाला टेबल, याद है आपको मैंने पढ़ाया था, G1 G0, याद है ना, यस सर, यस सर। स्पेस। तो उनमें क्या क्या काम होता है, तो क्या क्या काम पूछ सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है, ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन कब होती है, या डीएनए डुप्लीकेशन में 2C से 4C हो जाता है पर 2N से 4N क्यों नहीं होता, ऐसे सवाल पूछ सकता है वो आपसे। या वो पूछेगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स कब बनते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर मैंने लिखवा रखा है आपको। अबे बोलो हाँ, यस सर। ठीक है। ये चीज पढ़नी है आपने, एक लिख रहे हो ना या मेरी बातें सुनने जा रहे हो, बस बाद में नोट करोगे? यस सर, लिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है तुम बाद में नोट करोगे, ठीक है। चलो ये हुआ एक चीज, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद एक चीज गलती से भी मत छोड़ देना, सेल डिवीजन के टाइम पर प्लांट सेल वाली चीज। प्लांट सेल में सेल डिवीजन अलग टाइप से होती है, पढ़ाया था ना आपको मैंने, सेल प्लेट, यस सर। दैट इज द प्रिकर्सर Yes, ऑफ सेल sir. वॉल, मिडिल लैमेला का बाद में काम करती है वो। अबे हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. प्लेट याद आ रही है कुछ कुछ बातें, ठीक है। तो भाई वो पढ़ लेना। एनिमल में तो बहुत ही आसान है, क्योंकि एनिमल में तो क्या होता है, फ्यूरो फॉर्मेशन होती है, वो डिप्रेशन आता है ना, फिर वो टूट जाते हैं 2 सेल। तो एनिमल तो नहीं पूछेगा वो आपसे, प्लांट पूछ सकता है, और प्लांट के पूछने की ज्यादा हाई चांसेस हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ यस तक, सर। ठीक है। फिर आ जाओ मियोसिस पे। मियोसिस में ले देके 2 जगह से सवाल बन सकता है, ठीक है ना। पहला सवाल बन सकता है मेटाफेज 1 से और मेटाफेज 2 से, मतलब एक सवाल तो ये बन सकता है। और दूसरा सवाल जो मेजरली बनता है वो बनता है किससे, प्रोफेज 1 से। क्योंकि प्रोफेज 1 में क्या होती है, प्रोफेज 1 में होती है स्टेजेस, कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो वो सवाल कहाँ घुमाएगा, वैसे तो कहीं भी घुमा सकता है, तो लेप्टोटीन से वो सवाल नहीं पूछेगा। वो अगर उसको सिनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछेगा कहाँ पर होता है, किस स्टेज में शुरुआत होती है, तो बोलोगे जाइगोटीन में होती है, ठीक है। ऐसा बाइवेलेंट कौन से स्टेज में नजर आता है, तो बता दोगे पैकेटीन में नजर आता है, ठीक है। वो पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है, तो बता दोगे पैकेटीन में हो रही होती है। अबे हाँ या ना, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि किस स्टेज में मियोसिस 1 अरेस्ट कर जाती है इन सम इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रे, तो आप बता दोगे किसमें कर जाती है अरेस्ट वो, किसमें, डिप्लोटीन में, ठीक है। वो पूछेगा कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमाटा किसमें होता है, तो आप बता दोगे किसमें होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। या कियासमाटा वाली जो स्टेज है जेड एक्स स्टेप स्ट्रक्चर, या पूछ रहे हैं कियासमाटा होता क्या है, तो बता दोगे कि जब ये सिनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स ब्रेक करना शुरू करता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो हर जगह से टूट जाता है, सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ जहाँ से जुड़े हुए हैं वो, ऐसे करके, एट द पॉइंट ऑफ द देयर ठीक है ना। इंटरसेक्शन। नोड्यूल वाले पार्ट से सिर्फ जुड़ा रह जाता है, बाकी हर जगह से टूट जाता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, उसको कहते हैं कियासमाटा। पढ़ा रखी वाली बात, हाँ या ना। यस सर। करते करते नाक में उंगली चली गई, ठीक है।
अच्छा ठीक है, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि मेटाफेज, वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं पर पूछ सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में क्या डिफरेंस होता है। तो आप बता दोगे कि मेटाफेज 1 में, ठीक है ना, सिंगल एक मोनोफेजिक प्लेट बनती है, जबकि मेयोसिस 1 जो होती है, गलत बोल दिया, सॉरी, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल इक्वेटर पे एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं, जबकि मतलब मोनोफेजिक प्लेट बनती है, जबकि जो मेटाफेज 1 है मियोसिस का मेटाफेज जो है 1, उसमें क्रोमोसोम्स दो लाइंस मैनेज करते हैं, एक क्रोमोसोम्स की लाइन ऐसे बनती है और दूसरी उसके नीचे बनती है, याद है ना, डाइफेजिक प्लेट बनती है। यस सर। ठीक है ना, वो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और एक कॉमन सवाल ये पूछा सकता है कि हाउ यस मैम, ओके, ठीक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपसे, सर आप हाउ करके कुछ क्वेश्चन बोला। हाँ, कि हाउ दिस व्हाट वी से, आपका जो ध्यान से उतर गया एक्चुअली, जब कॉल आ गई है मतलब उस पर मैं कॉल बाद में करूंगा, ठीक है। कि हाउ मेयोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है जी, ठीक है। तो सर हमें उसमें सारे स्टेजेस एक्सप्लेन करने हैं ना बस? कुछ नहीं एक्सप्लेन करने, आप सिर्फ मैं बताओगे कि मेयोसिस, जैसे माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते आफ्टर डिवीजन, वैसे ही मेयोसिस 2 में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते आफ्टर डिवीजन, ठीक है। ओके सर। बस आपने यहाँ पे ये बताना है, सही है, यस सर। ठीक है। चलो अब इस वाले पार्ट को हम रोकते हैं यहाँ से, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अभी, 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ आपको, ठीक है ना, चैप्टर 22 वाले, ठीक है। आप उनको देखिए और कोशिश करिए उनको आज या कल दोपहर तक खत्म कर लें, जिससे कि मैं कल शाम को 2 रिकॉर्डिंग्स आपको और भेज दूँ, ठीक है जी। अरे हाँ या ना, हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मैं आपको अभी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर मतलब बस अगले 5 मिनट में आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। सर वो कल तक ओपन रहेंगे ना, कल रात तक? नहीं, वो परमानेंट ओपन रहेंगी, ठीक है। ओके सर। मैं एक बारी में इसलिए नहीं भेज रहा हूँ वरना आप बर्डनाइज हो जाते हो फिर, ठीक है। मैं अभी आपको 2 भेज दे रहा हूँ, करीब वो 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी, तो उस पर आप आराम से देखना, नोट्स बनाना, ठीक है जी। चलो, ऑल द बेस्ट।